ठीक है। नमस्कार मित्रों, मांग की अवधारणा की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। अब हम इस कड़ी में, पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था मांग क्या है, वैयक्तिक मांग, बाजार मांग, अनुसूची, इनके वक्र, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम ये पढ़ेंगे इस कड़ी में पहला कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है। मांग में परिवर्तन या विवर्तन, शिफ्टिंग, परिवर्तन, विवर्तन, शिफ्टिंग, इसको एक ही शब्द में समझें आप, ये सब एक ही अर्थ में है। ये क्या है? तो पहला हम पढ़ते हैं कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है। अगर केवल कीमत के परिवर्तन से मांग परिवर्तित होती है, कीमत के बदलने से अगर मांग बदल रही है ना, कीमत कम होने से मांग बढ़ रही है या कीमत अधिक होने से मांग कम हो रही है, इसका जब हम वक्र पे अध्ययन करते हैं, बढ़ने पर और कम होने पर, तो उसे मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। जैसे इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। इस चित्र में हम देखें तो जब मान लिया मांग जो है, पहले कीमत कितनी है 25 रुपये प्रति किलो, किसी भी वस्तु की मांग 25 रुपये प्रति किलो पर, कुल मांग कितनी है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की है। और किसी कारण से यदि इसकी कीमत बढ़ जाए तब क्या होगा, 25 से अगर मान लिया ये 75 हो जाती है, कीमत के बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले 1000 ग्राम थी, अब कितने होगी, ये 500 ग्राम। तो कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संकुचन। कीमत के बढ़ने पर मांग का कम होना संकुचन कहलाता है। और इस स्थिति में जो पहले मांग कहाँ थी, OQ यहाँ थी 1000 पर, वो अब कहाँ आ गई, OQ1। और इस कीमत को अगर मान ले OP और इसको मान लेते हम OP1, तो ये कीमत यहाँ से यहाँ आई है तो इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम संकुचन। यहाँ से यहाँ आना संकुचन कहलाता है, मांग मात्रा में संकुचन। अब इसको हम उल्टी तरीके से समझते हैं, विपरीत दिशा में समझते हैं। तो मान लें पहले कीमत 75 रुपये थी, पहले कीमत कितनी थी 75 रुपये, उस पर मांग मात्रा मतलब OP1 कीमत थी, उस पर मांग मात्रा क्या थी 500 ग्राम। अब अगर कीमत कम हो जाती है तो कीमत के कम होने से मांग मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कीमत 75 से कहाँ गई है 25 पर, तो मांग मात्रा 50 से बढ़कर कितना होगी 100, तो इस तरह बढ़ी है मांग। तो यह है मांग का विस्तार। तो वस्तु की कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग में वृद्धि होती है। इसे हम वक्र पर अगर दिखाते हैं तो बोलते हैं विस्तार होना, मांग का विस्तार। तो इस दिशा में संकुचन है, अगर हम चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं और चाहें तो एक पर भी बना सकते हैं। यहाँ इस दिशा में क्या हो रहा है, इसका विस्तार। कीमत कम होने पर मांग बढ़ना विस्तार, कीमत के बढ़ने पर मांग का कम होना संकुचन। तो ये मांग में मात्रा में परिवर्तन को हमने समझा। अब समझते हैं मांग में परिवर्तन हो जाए किस कारण से, इस कीमत में परिवर्तन को छोड़ दो आप। मान लिया उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, उसकी पसंद रुचि बढ़ जाती है ना, तो ये दूसरी चीज़ है, शौक, फैशन, विज्ञापन के द्वारा वो प्रभावित हो चुका है ना। इन सब चीज़ों से अगर प्रभावित होकर मांग बढ़ती है तो उसे मांग में परिवर्तन द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मान लें अभी ये कीमत है, ये मांग वक्र है DD, और OP कीमत पर कितनी मांग है इसकी OQ, और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो ये मांग वक्र यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो गया, क्योंकि आय बढ़ने से मांग बढ़ती है। तो ये हो रही है मांग में वृद्धि उस दिशा में। इसको दाहिनी दिशा में बोलो या ऊपर दिशा में बोलो, है ना, दाहिनी ओर या ऊपर की ओर, ये हो गया मांग वक्र का शिफ्टिंग। ठीक है, मान लिया D1 मांग वक्र बन चुका है आय बढ़ने के कारण, पसंद बढ़ने का। ठीक है, अच्छा, अब इसको यदि ये है मांग में वृद्धि, तो इसमें क्या हुआ, कीमत वही है OP, पर मांग मात्रा बढ़ करके जो OQ थी अब कितनी हो गई है, OQ1 हो चुकी है। तो कीमत नहीं बदली, उसी कीमत की बात कर रहे हैं हम लोग।
अगर कीमत के परिवर्तन की बात करते हैं तो संकुचन विस्तार है। कीमत के अलावा दूसरी बात आय है, उनकी पसंद रुचि है, अन्य वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, है ना, ये चीज़ें अगर प्रभावित होती है, भविष्य की प्रत्याशाएं हैं, तो हम मांग का विवर्तन या शिफ्टिंग या मांग में परिवर्तन को समझते हैं। तो ये मांग में वृद्धि हुई। अब इसको विपरीत दिशा में समझने का प्रयास करते हैं। किसी कारण से उसकी आय कम हो जाती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है, भविष्य की प्रत्याशा में ये लगे कि इस वस्तु की मांग तो कीमत भविष्य में कम होने वाली है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ ले, पर आय अगर मान ले उसकी कम हो जाती है, तो ये मांग वक्र यहाँ से शिफ्ट होकर के नीचे की ओर आ जाएगा। मान लिया ये यहाँ आ जाता है, D1 क्या आ गया, ये D2, इसको अलग अलग चित्रों से समझा सकते हैं आप आसानी से। मैं इसको एक ही चित्र पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उधर क्या है, ताकि तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, उधर क्या हो इसकी वृद्धि, और अगर मांग वक्र आय कम होने से नीचे आ जाता है तो ये क्या हो गया इसका, नीचे या बाईं ओर, तो क्या हो गया, ये मांग में कमी। तो संकुचन और विस्तार एक ही वक्र पर होते हैं, वृद्धि और कमी शिफ्टिंग में होते हैं, अलग अलग मांग वक्र होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब इस पर क्या हुआ, कीमत वही है OP, पर मांग मात्रा जो पहले OQ थी DD वक्र पर, है ना, वो यहाँ आ चुकी है। मतलब संतुलन बिंदु जो पहले E पर था अब E2 पर आ चुका है, और वहाँ था E1, तो इससे मांग मात्रा घट करके Q2 हो चुकी है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी आय प्रत्याशा या संबंधित वस्तु की कीमतों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, मांग में परिवर्तन। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ढंग से समझें और अभ्यास करें। अब मांग का नियम क्या है, इसी वक्र को हम देखें तो मांग का नियम हम समझ सकते हैं। जैसे इस वक्र को देखें तो भी मांग का नियम समझ सकते हैं। मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने पर, उस वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा कम हो जाती है। यही मांग का नियम है। यानी मांग और कीमत में विलोम संबंध को अगर अपन शब्दों में लिख दें तो ये मांग का नियम है। इस चित्र में अपन देख रहे हैं, मांग कीमत कितनी थी 75, मांग मात्रा कितनी थी 500, कीमत घट गई 25, मांग मात्रा बढ़ गई 1000, कीमत कम हुई मांग मात्रा बढ़ गई 1000। उल्टा समझें, कीमत 25 थी तो मांग मात्रा कितनी है 500, कीमत बढ़ गई 75, कीमत बढ़ी है तो मांग मात्रा घटकर कहाँ आ गई 500 पर, 1000 से 500 पर आ गई। तो इस तरह से हम मांग के नियम को समझ सकते हैं। अच्छा, इसकी व्युत्पत्ति किन नियमों से होती है, किन कारणों से होती है, इसके दो नियम हमको दिए गए हैं कि इसकी व्युत्पत्ति इन दो नियमों से अपन समझ सकते हैं। पहला नियम है सीमांत उपयोगिता और कीमत नियम। ये नियम बताता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, वस्तु की कीमत को सीमांत उपयोगिता के बराबर रखने का प्रयास करते हैं। यदि किसी कारण से, मान लें यदि किसी कारण सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी P यानी कीमत, किसी कारण से कीमत कम हो जाती है तो हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाएगी, सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत कम हो चुकी है, और कीमत कम होने पर अगर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो हम उसकी मांग बढ़ा देंगे, और जब मांग बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे उसकी सीमांत उपयोगिता अपना आप कम हो जाएगी। वापस किसी वस्तु का ज़्यादा उपयोग करते हैं ना तो उसकी मांग वो सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, तो वापस ये कहाँ संतुलन इनके बराबर होने पर आ जाएगा, है ना। मतलब अगर संतुलन बिगड़ता है तो पुनः संतुलन यहाँ आ जाएगा। कैसे? जैसे अगर कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ गई तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी उसकी, और सीमांत उपयोगिता कम होगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वापस मांग कम होने से उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वापस ये संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। तो सीमांत उपयोगिता हमेशा उस वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए। मांग का नियम इस तरह से हमें समझने की प्रेरणा देता है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है इसमें, समसीमांत उपयोगिता नियम। हम एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का जो
भागफल है या अनुपात है। सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात हमेशा हम बराबर रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। ये एक्स वस्तु की कीमत है पी एक्स और ये वाई वस्तु की कीमत है पी वाई। ये एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एम यू एक्स, ये वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता एम यू वाई है। अगर इसमें हम असंतुलन को देखें, मान लें इसकी कीमत कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जैसे ही उसकी कीमत कम होगी, यहाँ मान हर का मान कम हो गया मान लिया, तो सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। कीमत कम होने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, उसकी मांग ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होने पर वापस सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी और ये अनुपात वापस स्थिर हो जाएगा। इसको उल्टा समझें कि कीमत किसकी, पी एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, वाई वस्तु इसके सापेक्ष कीमत कम हो जाएगी। वाई वस्तु की कीमत एक्स के सापेक्ष कम हो जाएगी तो हम वाई वस्तु का ज़्यादा उपयोग करने लग जाएंगे, उसकी सीमांत उपयोगिता हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये वापस इनका जो भाजन है वो बराबर हो जाएगा, बराबर होने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो ये इसे इस तरह से हम समझते हैं। अब मांग का नियम लागू क्यों होता है, इसका कारण क्या है। मांग का नियम लागू होने के निम्न कारण है। पहला है हासमान सीमांत उपयोगिता। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कोई वस्तु हमें बहुत पसंद है, मान लिया हमने गुलाब जामुन को उदाहरण ले लिया, गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, पहला गुलाब जामुन खाओगे वो अच्छा लगता है आपको, दूसरा गुलाब जामुन थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरा थोड़ा और कम अच्छा लगता है। मतलब सीमांत उपयोगिता निरंतर हमारे लिए कम होती जाती है और अगर एक सीमा के बाद उसकी सीमांत उपयोगिता हट जाएगी फिर हम कहेंगे हम नहीं खाना हमको, ठीक है ना। तो सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की उपयोग बढ़ने के साथ साथ हमेशा कम होती है। वस्तु का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता हमेशा कम होती है। इस नियम कारण ही मांग का नियम लागू होता है ना। प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लिया एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई, हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर वाई वस्तु का सेवन करना लगेंगे, वाई वस्तु का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो उस वस्तु को प्रतिस्थापित कर देंगे। ये प्रभाव भी है। इस कारण से अपना आप ही उसकी कीमत कम हो जाती है, वापस संतुलन की स्थिति में आ जाता है। आय प्रभाव, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है, हमारी जेब में पैसे बचते हैं, हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है। मतलब 100 रुपये थे, हमारे जेब में 100 रुपये होते हैं, हम किसी वस्तु का 100 रुपये खर्च करते हैं, उसकी कीमत 80 रुपये होगी तो 20 रुपये बच गया ना, तो हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है। ये आय प्रभाव पड़ता है। इस कारण भी मांग का नियम लागू होता है। नए उपभोक्ता, जैसे ही कीमत कम होगी तो जो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे अब उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे, नए उपभोक्ता उसमें घुस जाएंगे तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये चीज़ है। अन्य उपयोग मांग, जैसे आप दूध का उदाहरण लें, आप दूध से दही भी जमा सकते हैं, दूध से खीर बना सकते हैं, दूध से चाय बनाते हैं, एक दूध के कई उपयोग हैं। मान लें उसका कीमत कम होती है तो अन्य उपयोग हेतु मांग बढ़ जाती है। जैसे ही दूध की कीमत कम होगी हम घर घर में रोज़ सुबह शाम खीर बनाना शुरू कर देंगे, हम दही जमाएंगे क्योंकि दूध हमारे सस्ता पड़ रहा है, अब दूध की कीमत कम होगी तो अन्य उपयोग हेतु मांग बढ़ जाती है, इसलिए मांग का नियम लागू होता है। तो मांग का नियम बोलता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, ये मांग का नियम है। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं जैसे घटिया वस्तु या गिफिन वस्तु, ये वो वस्तुएं हैं जो कीमत के बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और कीमत के कम होने पर मांग घट जाती है। जैसे जवाहर बाजरे का उदाहरण दे रखा हमारी पुस्तक में, है ना। हम इसको अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो मान लें जो कीपैड वाला फ़ोन है उसकी कीमत बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करना ही छोड़ देते। हम उसके स्थान पर कीमत बढ़ गई है तो उसी कीमत में स्मार्टफोन मिल जाएंगे हम लोग, तो उसका कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है, तो कीमत घटने पर मांग घट जाती है। जैसे अगर जो कीपैड फ़ोन की कीमत घट जाए तो हम क्या करेंगे, उसका उपयोग घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस कीमत पर स्मार्टफोन मिल रहे हैं हम लोग, है ना। ये चीज़ अब है प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं।
इन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं। जो वस्तुएं मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, जो मेरे स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको मैं बनाए रखता हूँ। पैसा बढ़ने पर भी मैं लाता हूँ। जैसे मेरा स्टैंडर्ड, मेरा आसपास जितना वातावरण है, जिस आय वर्ग का मैं आदमी, उस आय वर्ग में अगर सबके पास एक ब्रांडेड कार है, मर्सिडीज है, तो हम सब क्या करते हैं, भले मर्सिडीज हमारे लिए महंगी पड़ रही है, फिर भी हम उसको लाएंगे, कीमत बढ़ने पर भी लाएंगे, क्योंकि हमें हमारी प्रतिष्ठा को कायम रखना है। भावी कीमत, मुझे ये पता पड़ा है कि ये वस्तु भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने वाली है, भविष्य में बढ़ने वाली है, और अभी अगर थोड़ी बड़ी है तो भी मैं ले लेता हूँ। अभी अगर थोड़ी बड़ी है तो भी मैं वस्तु की मांग बढ़ा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में और बढ़ेगी। तो भावी कीमत इसको प्रभावित करती है। अज्ञानताएं, कई बार हमें उस वस्तु की वृद्धि का, कमी का, मांग कीमत का ध्यान ही नहीं होता है, तो हमारा अज्ञात है, हमारी कई धारणाएं होती है कि ये वस्तु हमें रखनी है, भले किसी भी कीमत पे हो। हम उस अज्ञानता और धारणा के वश भी मांग का नियम हमारे पे लागू नहीं होता है कई बार। और अंतिम इसका बिंदु आता है अनिवार्य वस्तु, जो हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, जैसे गेहूँ है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, भले महंगा है पर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनिवार्य वस्तु है। चावल है, जिस खाद्यान्न का हम उपयोग करते हैं वो चीज़ है, तो उनका मांग, वो कीमत बढ़ने पर भी हम उसका क्या उपयोग कम नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने मांग की अवधारणा का जो पूरा चैप्टर है, पूरा लेसन है, उसको हमने समझा। हम आपसे आशा रहेगी कि इसको एक बार वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, दोहरान कर लें, और भविष्य में हम अगली कड़ी में हम अगला लेसन लेके आएंगे। इसके साथ धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।